वीडियो में हम फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स के हम फार्मूलाज देखने वाले हैं जिन पे बेस न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स से, जिसमें हम देखने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है तो उसके लिए जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो के वेलोसिटी कांस्टेंट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे हम कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू 2.303/t और लॉग ए कंसंट्रेशन इनिशियल टाइम पर और टी टाइम पर उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जहाँ पर के क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। या फिर हम कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू 2.303/t और लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। ए शुरुआत का अमाउंट है उस रिएक्टेंट का, और एक्स उस टी टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, तो बचा कितना, ए माइनस एक्स। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के इज इक्वल टू 2.303/t लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होगी, टी हाफ, तो टी हाफ हो जाएगा 0.693/k। वहीं पर सेकेंड ऑर्डर की अगर रिएक्शन है तो उसके लिए जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो हो जाएगी के इंटू कंसनट्रेशन ए की पावर 2, मतलब जो रिएक्टेंट है उसकी कंसनट्रेशन की पावर 2 और वेलोसिटी कांस्टेंट का प्रोडक्ट जो होगा, या के इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। टी क्या है, वो टाइम है जहाँ पर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। के वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स उस टी टाइम में कितना प्रोडक्ट बना, ए इनिशियल अमाउंट है उस रिएक्टेंट का, ए माइनस एक्स कितना टी टाइम के बाद रिएक्टेंट बचा। और सेकेंड ऑर्डर के लिए जो अर्ध आयुकाल होगा, टी हाफ होगा, और 1/k इंटू ए कंसनट्रेशन जीरो टाइम पर, इनिशियल टाइम पर कितना रिएक्टेंट का अमाउंट था, या टी हाफ इज इक्वल टू 1/ka। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें कोई हमको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे ही नहीं रखे कि फर्स्ट ऑर्डर की है, जीरो की है, तो हम मान लेते हैं कि वो एनवी ऑर्डर की रिएक्शन है। तो अगर कोई रिएक्शन एनवी ऑर्डर की है तो उसके लिए जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, वो के इंटू कंसनट्रेशन ए की पावर एन, जहाँ पर एन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, के वेलोसिटी कांस्टेंट और ए उस रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन होगी। या इसे हम लिख सकते हैं n-1 इंटू के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कंसनट्रेशन की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन ए कंसनट्रेशन की पावर n-1। इसके लिए जो हाफ लाइफ होगी, अर्ध आयुकाल होगा, टी हाफ हो जाएगा 2 की पावर n-1, जहाँ n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, -1/k इंटू n-1 इंटू कंसनट्रेशन ए की पावर n-1। तो ये है एनवी रिएक्शंस के लिए। वहीं पर अगर किसी रिएक्शंस के लिए हमको तात्क्षणिक वेग निकालना है, स्पॉन्टेनियस वेलोसिटी, कोई एक सडन टाइम के लिए कोई रिएक्शन मान लेते हैं कि n1a प्लस n2b से प्रोडक्ट बन रहा है m1c प्लस m2d, तो इसके लिए जो तात्क्षणिक वेग होगा वो रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव से हम डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के, वो 1/में, तो -1/n1 इंटू डी कंसनट्रेशन ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/n2 डी कंसनट्रेशन बी बाई डी टी। ये बराबर होगा प्रोडक्ट के, लेकिन वो पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि टाइम के साथ, टाइम के चेंज होते समय प्रोडक्ट बनेगा, तो इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू +1/m1 इंटू डी कंसनट्रेशन सी बाई डी टी इज इक्वल टू +1/m2 इंटू डी कंसनट्रेशन डी की अपॉन डी टी। तो ये है तात्क्षणिक वेग। अगला है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उसके लिए जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगी, वो के इंटू कंसनट्रेशन ए की पावर 0। मतलब जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगी, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू ए नॉट माइनस कंसनट्रेशन ए कब, टी टाइम पर बाई टी, या फिर के इज इक्वल टू x/t। मतलब जो वेलोसिटी कांस्टेंट है के, वो हो जाएगा एक्स कितना टी टाइम में कितना प्रोडक्ट बना बाई कितने टाइम में, तो x/t। अर्ध आयुकाल क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अर्ध आयुकाल जो होगा टी हाफ इज इक्वल टू ए कंसनट्रेशन जीरो टाइम पर बाई 2k। ऐसे ही अगला है आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण ने क्या बताया कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट k है और एक्टिवेशन एनर्जी E है, इनके बीच में एक रिलेशन बताया कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट है k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस E बाई आर टी, जहाँ E एक्टिवेशन एनर्जी, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर है और K वेलोसिटी कांस्टेंट है। सक्रिय ऊर्जा क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी E इज इक्वल टू 2.303 R T1 T2 बाई T2 माइनस T1, जहाँ पर T1 और T2 अलग अलग टाइम हैं और इन अलग अलग टाइम पर टेम्परेचर हैं, और इन टेम्परेचर पर ये उनके कांस्टेंट हैं, K2 वेलोसिटी कांस्टेंट, T1 पर K1,
T2 पर K2। तो ये जो केमिकल काइनेटिक्स के हैं उनके फार्मूलाज हैं, इन पर बेसिस न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। अब हम देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का अगला चैप्टर्स वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें सबसे पहला जो है वो है गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ, मतलब जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, विद्युत वाहक बल है किसी गैल्वेनिक सेल का, उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए अगर कोई गैल्वेनिक सेल है तो उसका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा पूरा सेल का, तो उस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, मतलब जो कैथोड का ईएमएफ होगा और माइनस एनोड का ईएमएफ। ऐसे ही एक नर्स ने अपना समीकरण दिया जिसे हम नर्स समीकरण कहते हैं। इन्होंने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रोड के लिए हम बात करें, इलेक्ट्रोड पर मान लेते हैं वो धनायन है, तो m की पावर n प्लस, मतलब mn प्लस कोई आयन है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे n इलेक्ट्रॉन्स, तब तो वो अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड के लिए जो EMF होगा वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E इज इक्वल टू ए नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ इंटू लॉग ई 1/mn प्लस की कंसनट्रेशन, या फिर E इज इक्वल टू ए नॉट माइनस 0.0591/n और लॉग बेस 10 1/mn प्लस की कंसनट्रेशन। वहीं पूरे सेल के लिए जो EMF होगा, पूरे सेल के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591/n और लॉग k। तो ये है नस समीकरण। नस समीकरण ने बताया कि अगर कोई इलेक्ट्रोड है या पूरी सेल के लिए तो हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालेंगे, विद्युत वाहक बल। अगला है गिब्स मुक्त ऊर्जा। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या है, डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी बाई इंटू लॉग के सी, जहाँ आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, के सी कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, और डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी होगी। अगला है चालकत्व। चालकत्व क्या है, चालकत्व होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके, प्रतिरोध के। तो C इज इक्वल टू 1/r, मतलब जैसे जैसे हम प्रतिरोध घटाते जाएंगे उसका चालकत्व बढ़ता जाएगा। इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स, मोहो या फिर साइमंस। वहीं है विशिष्ट चालकता क्या है, तो विशिष्ट चालकता है कि विशिष्ट चालकता कप्पा इज इक्वल टू C इंटू एल बाई ए, जहाँ C चालकत्व है और एल बाई ए सेल स्थिरांक है। एल उस पूरे सेल की लंबाई और ए एक साइड का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। इसकी यूनिट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। वहीं तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता को हम डिनोट करते हैं कप्पा ई क्यू से। कैप ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलता। इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, इक्विवेलेंट इनवर्स। अगली है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता जो होगी इसको डिनोट करेंगे हम कैप एम से, और ये हो जाएगा कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। तो तुल्यांकी चालकता में कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मलता, और मोलर चालकता में कप्पा इंटू 1000 बटे मोलरता। इसकी यूनिट ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। अगला है कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम जो मोलर चालकता है इन्फिनिटी पर, वो हो जाएगी कैथोड की मोलर चालकता प्लस एनोड की मोलर चालकता। अगर कोई वैद्युत अपघट है AXBY, इसके लिए एक रिएक्शन हो रही है, AXBY टूट रहा है अपने आयंस में XAY प्लस और YB X माइनस में, तो जो मोलर चालकता AXBY की होगी वो धनायन जो होगा A की पावर Y प्लस इसकी मोलर चालकता और उस ऋणायन की मोलर चालकता, इनका योग जो होगा उस पूरे सेल का उस वैद्युत अपघट के लिए होगा मोलर चालकता। ऐसे ही फैराडे का वैद्युत अपघटन नियम। तो फैराडे के दो वैद्युत अपघटन के नियम आए। पहला नियम बोलता है कि W इज इक्वल टू ZIT, जहाँ Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है, I धारा है और T समय है। मतलब जब हम T समय में कोई I धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर कितना पदार्थ अवक्षेपित हो रहा है उस इलेक्ट्रोड पर, वो ZIT के बराबर होगा। वहीं दूसरा नियम बोलता है कि W1 बटे W2 इज इक्वल टू E1 बटे E2, मतलब धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो अवक्षेपित पदार्थ की मात्राएं हैं अलग अलग टाइम पर, वो उनके तुल्यांकी भारों के तुल्यांक जो हैं उन पर डिपेंड करेगा, उनके सीधे समानुपाती होगा। तो वैद्युत रसायन के बाद अब हम पहुंचते हैं फर्स्ट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन। इसमें सबसे पहले जो सांद्रता को व्यक्त करने वाले कुछ पद हैं, जैसे कि नॉर्मलता। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। मोलरता, मोलरता बराबर विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, मतलब विलयन का अगर आयतन लीटर में है तो उसमें विलेय के कितने मोल हैं वो हो जाएगी मोलरता। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध क्या है, तो मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, या फिर मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे संयोजकता। अगला है मोललता। मोललता क्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का आयतन किलोग्राम में।
फिर है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नियम कहता है कि जो पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट है वो उस विलेय के मोल प्रभाज n बाई एन प्लस एन के बराबर होगा, जहाँ पी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस उस विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल एन जो है उस विलेय का मोल, और कैपिटल एन उस विलायक के मोल। अगला है वाष्प दाब में अवनमन और मोललता, इनमें क्या संबंध होगा, तो जो विलयन की मोललता होगी वो हो जाएगी बराबर पी नॉट माइनस पी एस बटे पी नॉट इंटू 1000 बटे एम। मतलब जो विलयन की मोललता होगी वो पी नॉट माइनस पी एस, जहाँ पी नॉट विलयन का वाष्प दाब, उस विलायक का वाष्प दाब, पी एस सोल्यूशन का उस विलयन का वाष्प दाब इंटू 1000 बटे जो मोलरता है वो हो जाएगी, जहाँ पर कैपिटल एम क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के तीनों चैप्टर्स, पहला सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के। तो इन सारे फार्मूलाज पर बेसिस ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इन सभी फार्मूला को ध्यान से देखना है और उनको समझना है, जिस पर बेस ही न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में।